इफ़ यू डोंट फाइंड द वे यू मेकिंग मनी वाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। दोस्तों, अगर ये लाइन्स दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर ने कही है तो इसमें कुछ तो खास बात होगी। एक्चुअली मेजोरिटी पीपल ने कभी सोचा ही नहीं होता कि उनकी हार्ड मनी का यूटिलाइज कहाँ और कैसे करना चाहिए। वो पैसे का यूज़ ऐसी जगह करता है जहाँ उसको टेम्परेरी प्लेजर तो मिल जाता है, बट साथ में इतनी लाइबिलिटी क्रिएट कर लेता है जिससे उसकी पॉकेट से पैसा जाता ही रहता है। वाइल ए रिच माइंडसेट पर्सन थिंक अबाउट बिगर पिक्चर, और अपने हार्ड मनी से ऐसी एसेट्स क्रिएट करता है जिससे उसकी इनकम मल्टी वे में इंक्रीज होती है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको ये डिफरेंस पूरा समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को पूरा कंसंट्रेट होकर देखना। एक बार स्कूल में टिंकू और रिंकू दो दोस्त होते हैं। टिंकू इतना गरीब था कि उसके पापा उसे एटलस साइकिल पर स्कूल छोड़ने आते हैं और रिंकू अपनी चमचमाती कार में अपने पापा के साथ आता है। रिंकू कैंटीन में जहाँ 100 रुपये की डेयरी मिल्क खाता, वहीं टिंकू को कॉम्प्रोमाइज़ करके 1 रुपये की मेलोडी चॉकलेट से ही काम चलाना पड़ता। ये सब टिंकू अपने फ्रेंड को देखता तो उसने एक दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद पूछ ही लिया कि यार तू बड़ा लक्की है, तेरे पापा इतने अमीर हैं कि तू जैसे चाहे वैसे लाइफ स्टाइल जी रहा है और वैकेशन में भी तुम बहुत अच्छे अच्छे जगह घूम लेते हो। काश हम भी इतने लकी होते। फिर रिंकू बोला, देख भाई, लक तो लॉटरी टिकट विन होने को बोलते हैं, जबकि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली मेरे पापा के पास ऐसे असेट्स हैं जो बिना काम किए थोड़ा सा दिमाग लगाने पर इनकम जनरेट करते रहते हैं। टिंकू को यह सुनकर बिलीव ही नहीं हुआ कि तू क्या बकवास कर रहा है कि बिना काम किए इनकम आती रहे, वो भी इतनी सारी, ये तो इम्पॉसिबल है। और असेट्स में तो पैसा लगाने पर खर्च होता है और उल्टा तू बोल रहा है कि हमारे पास तो असेट्स से पैसा आ रहा है। फिर रिंकू बोला, बिना काम करने का मतलब ये नहीं कि आप घर पर ही बैठ जाओ, मेरा मतलब स्मार्ट वर्क से है, जहाँ 9 से 5 बजे की नौकरी जैसी कोई बाउंडेशन नहीं होती। मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। एक्चुअली जो चीज़ हमें इनकम जनरेट करके दे वही रियल में असेट्स होती है, और जिन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए पॉकेट से पैसे जाते हैं वो लाइबिलिटी है। जैसे एक बहुत अच्छा घर बना दिया और उसे रेंट पर दे दिया तो उससे हमें हर महीने इनकम मिलेगी, ये एक असेट्स है। वैसे एक कंप्यूटर का यूज़ अगर कोई घर पर गेम खेलने के लिए करता है या शौक से ले रखा है तो असेट्स नहीं है बल्कि लाइबिलिटी है। और अगर कोई उससे कंप्यूटर एजुकेशन देकर पैसे कमा रहा है तो वह एक असेट्स है। अब मैं तुम्हें 5 असेट्स ऐसे बताऊंगा जिसे मेरे पापा यूज़ में लेना अच्छे से जानते हैं। नंबर 1, नॉलेज। इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेस बेस्ट इंटरेस्ट। तो सबसे बड़ी एसेट्स हमारी नॉलेज है, और यह हैबिट दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर्स में मोस्ट देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट 500 पेजेस डेली पढ़ते हैं। एलोन मस्क बचपन में 15 आवर्स डेली पढ़ा करते थे। बिल गेट्स 1 ईयर में अराउंड 50 बुक्स रीड कर लेते हैं। मार्क जुकरबर्ग एक किताब हर हफ्ते पढ़ते हैं। तो आप जितना अपने माइंड और स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए टाइम या मनी को इन्वेस्ट करोगे, यह आपको उतना ही बेस्ट रिटर्न देगा, और ये रिटर्न आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा। और वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर भी कह रहे हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू विल एवर मेक इज इन यूर सेल्फ। रिंकू कहता है, मेरे पापा ने भी बहुत सारी फाइनेंस की बुक पढ़ी है जिससे उन्हें बिजनेस आइडियाज़ मिलते रहते हैं। उनमें से ही चूज़ करके मेरे पापा ने बिजनेस शुरू किया और कुछ सालों तक उसमें स्मार्ट वर्क किया जिससे वह ग्रो हो गया, और ऐसे बनी हमारी सेकंड नंबर की एसेट्स, बिजनेस। जब हम किसी को कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं और एक्सपेंसेस को लेस करके बदले में जो रिटर्न मिलता है उसे प्रॉफिट कहते हैं, और प्रॉफिट के लिए की गई एक्टिविटीज़ को बिजनेस कहते हैं। बिजनेस में एक छोटी किराने की शॉप से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी भी इंक्लूड हो सकती है। ये तो एक बिजनेस की डेफिनेशन है, बट सही मायने में जब आप उस एक्टिविटी में एक्टिव ना हो फिर भी आपको कैश जनरेट होता रहे, मीन्स आपके अंडर में कुछ वर्कर काम करते हैं और उनकी सैलरी और सारा एक्सपेंसेस पे करने के बाद जो बचता है वो आपकी इनकम होती है। और हर सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बिलियनियर इसी फॉर्मूले से बना है, जिनको आप गूगल करके देख सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि एक स्टार्टअप करने के लिए आपके पास मनी, करेज एंड रिस्क एबिलिटी की ज़रूरत होती है, और फेलियर होने का डर रहता है, क्योंकि जहाँ जॉब में मंथली सैलरी एश्योर्ड होती है वही बिजनेस में अप्स और डाउन चलते रहते हैं। फिर टिंकू कहता है, इसका मतलब अच्छा हुआ कि मेरे पापा 9 to 5 की जॉब करते हैं और कोई पैसे जाने की टेंशन भी नहीं। तो उस पर रिंकू कहता है, नहीं दोस्त, बिजनेस में आप छोटे से आइडियाज़ पर भी काम कर सकते हैं, और अगर वो सक्सेसफुल हो रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलने लगेगा, और अगर आप फेल होते हो तो एटलीस्ट आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और इन मिस्टेक को ओवरकम करके आप अगेन ट्राई करो, मीन्स नेवर गिव अप। रिंकू कहता है, और यही काम उसके पापा ने किया। पहले 2 बिजनेस फेल हुए, बट धीरे धीरे उन मिस्टेक से सीखते सीखते बिजनेस करना आ ही गया,
और मल्टीपल बिजनेस खड़े कर दिए, जिससे हमारी थर्ड एसेट्स बनी रियल इस्टेट। हम सभी ने अपने फादर या दादाजी से किसी जगह के बारे में यह कहते तो सुना ही होगा कि हमारे ज़माने में इस एरिया में कुछ भी नहीं था और आज ये इतना डेवलप हो गया। तब हम उस समय सोचते हैं कि काश इन लोगों ने यहाँ थोड़ी सी जगह खरीद ली होती तो इसकी वैल्यू करोड़ों में होती, और ये एरियाज आपको नियर बाय कहीं भी दिख जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी एसेट्स है जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, इवन डे बाय डे बढ़ती ही है। इसलिए न्यूयॉर्क के फेमस रियल एस्टेट इन्वेस्टर ने कहा है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ। इसमें लैंड के प्राइस में तो एप्रिसिएशन होता ही है और साथ में रेगुलर इनकम भी हो सकती है। किसी कॉमर्शियल जगह पर एक शॉप बना के हर महीने रेंटल इनकम जनरेट करना या एक मकान बना के उसको रेंट पर देना, क्योंकि जैसा कि हमने जाना कि हाउस को जब आप पर्सनल यूज़ में लेते हो तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाता है, और वही जब आप उससे इनकम जनरेट करते हो तो आपकी एसेट्स बन जाती है। बट प्रॉब्लम यह है कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए एक ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत होती है, जिससे किसी के लिए भी लैंड परचेस करना या कोई डेवलपमेंट करना वेरी डिफिकल्ट होता है। और मैं रिकमेंडेड भी नहीं करूंगा कि आप अपने कैरियर की शुरुआत में लोन लेकर या कहीं से पैसे उधार लेकर ये असेट्स बनाई जाए, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इनकम का फिक्स सोर्स नहीं है तो असेट्स होना तो दूर की बात, इवन तुम्हारी लाइफ EMI पे करने में ही निकल जाएगी। तो फिर करना क्या चाहिए? तो यहीं से अगला बेस्ट असेट्स का ऑप्शन आता है, स्टॉक्स। एक पर्सन या तो अपना बिजनेस स्टार्ट करके उसे ग्रो करके प्रॉफिट अर्न करता है या फिर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके। ये कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक्स परचेस करते हैं तो आप उस कंपनी के पार्शियली ओनर बन जाते हो और प्रॉफिट के हिस्सेदार होते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक छोटे से अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे जैसे फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ करती है, शेयर के साथ में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, और जब जब कंपनी को प्रॉफिट होता है वो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको डिविडेंड के बारे में और अच्छे से जानना है तो मैंने पूरी सीरीज बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। सिंकू उसके फ्रेंड को बताता है कि स्टॉक मार्केट वेल्थ बनाने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं मिलेगी, और जितने भी मिलियनियर हैं उन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छी वेल्थ बनाई है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें कब, कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। टिंकू पूछता है कि कब, कहाँ और कैसे, इसका क्या मतलब है? तो रिंकू बताता है कि जब मेरे फादर स्टॉक मार्केट में आए तब उन्होंने डे ट्रेडिंग में अपना काफ़ी लॉस किया, क्योंकि कोई भी बिगिनर जब यहाँ आता है तो या तो ब्रोकर डे ट्रेडिंग करने के लिए मोटिवेट करता है, क्योंकि क्लाइंट को प्रॉफिट हो या लॉस उससे उसका कोई लेना देना नहीं। बस वो जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करेगा, मीन्स शेयर बाय और सेल करेगा, उसे अपनी ब्रोकेज मिलती रहेगी और वो अपनी जेब भरता रहेगा। या फिर वो बंदा कहीं से सुनकर आता है कि वह शेयर इतना भाग गया और उन महान आत्मा ने इतने पैसे कमा लिए, मीन्स किसी न किसी सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी से इंप्रेस होकर ट्रेडिंग पर अपना हाथ साफ करने की कोशिश करता है। और वो हाथ साफ करना तो दूर की बात, मार्केट उसे ऐसा साफ करती है कि वो कुछ साफ करने लायक नहीं रहता। जबकि एक बिगिनर को शुरुआत में एक मार्जिनल अमाउंट से इन्वेस्टिंग की शुरुआत करनी चाहिए। एक सोशल मीडिया चलाने वाला बच्चा भी जानता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म ट्रेंड में है और ये फ्यूचर में वेल परफॉर्म करेगा। बस ऐसे ही स्मॉल कंसेप्ट लेकर फ्यूचर में वेल परफॉर्म करने वाली कंपनीज का आइडिया लगाया जा सकता है और अपनी वेल्थ बनाई जा सकती है। और फिर भी डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने से डर लगता है तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ इंडिया की टॉप 50 कंपनी के शेयर का वेटेज होता है। वैसे इस टॉपिक पर हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। कमोडिटी। वैसे तो कमोडिटीज़ की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, सॉफ्ट कमोडिटीज़, मेटल कमोडिटीज़, एनर्जी कमोडिटीज़। बट हम यहाँ सबसे सेपेस्ट और मोस्ट पॉपुलर एसेट्स की बात करेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर। इकोनॉमी कितनी भी डाउन हो जाए, ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू कभी नहीं खोते, मीन्स इनकी वैल्यू कभी डाउन नहीं होगी। मैं यहाँ डेली सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव की बात नहीं कर रहा। आप देख सकते हो ओवर द लॉन्ग पीरियड गोल्ड ने एक अच्छा रिटर्न दिया है और मेजॉरिटी इन्वेस्टर की यह बेस्ट चॉइस होती है। आई एग्रीड कि सोना इतना सस्ता नहीं है, बट अगर आपने एक बार ये एसेट्स बना ली तो लॉन्ग टर्म में इसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा इनका दूसरा बिग एडवांटेज ये है, इनका स्टॉक मार्केट से कोरिलेशन बिल्कुल अपोजिट होता है। जब स्टॉक मार्केट रेसेशन में होता है तब इनके प्राइस बढ़ते हैं। रिंकू बताता है कि जब स्टॉक मार्केट में मंदी का दौर होता है तब उसके फादर कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, या फिर वह अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा इनमें इन्वेस्ट करके रखते हैं ताकि उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो सके कि जब स्टॉक मार्केट में मंदी आए
तब गोल्ड एंड सिल्वर में उनका पैसा सेफ रहे और उन पर अप्रिसिएशन मिलता रहे। और भी अनदर ऑप्शन रिंकू बताने वाला ही होता है कि उसके फादर कार लेकर उसे लेने आ जाते हैं और वह टिंकू को बाय बोलकर कहता है कि दूसरे एसेट्स हम किसी दिन और डिस्कस करेंगे। अब टिंकू को समझ आने लगता है कि उसके फादर का ध्यान कभी इन चीज़ों में गया ही नहीं, यह फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी का कारण हुआ। तब वह समझता है कि अमीर इतने अमीर क्यों होते जाते हैं और एक मिडिल क्लास बस 9 to 5 की नौकरी करके अपनी सैलरी से घर के एक्सपेंसेस, बिल्स और EMI पे करने में ही फंस कर रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि हर कोई जान सके कि रियल एसेट्स क्या होती है। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।